वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम डिग्रीज़ को हाईएस्ट सीजीपीए के साथ अचीव किया है और तमाम स्टूडेंट्स को टीच कर रही हूँ तकरीबन 3.5 ईयर से। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट ईजीली कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान आज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर नंबर 30, द फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, यानी कि जो पैसा होता है वो फाइनेंस को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे प्लान का मतलब है कि पैसे से लेते हुए रिलेटेड क्या क्या प्लान बन सकते हैं। अब देखिए, फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ। अब यहाँ देखिए एमसीक्यूज आता है कि फाइनेंशियल प्लान किसकी तर्जुमानी करता है, कैसी तस्वीर बयान करता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्ट हमेशा फंड्स के बारे में, हमेशा कैश के बारे में, हमेशा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। तो एग्जाम में एमसीक्यूज भी आता है, एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट फाइनेंशियल प्लान अकॉर्डिंग टू योर व्यू पॉइंट, डिस्क्राइब फाइनेंशियल प्लान। तो आपने क्या करना है कि फाइनेंशियल प्लान के बारे में ये क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपने जस्ट कीप इन द माइंड रखना है कि जब भी कोई भी एमसीक्यूज आए और कहा जाए उसमें कोई फंड्स की बात की जाए या उसमें कैश की बात की जाए या फिर उसमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल कैश हो या प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज हो, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल प्लान को इंडिकेट करती हैं कि कब और कहाँ से कितना पैसा लेकर आएँ, कहाँ है इतना फंड्स कि हम उसको लगाएं, या कितना मेरे पास कैश अवेलेबल हो सकता है जिस वजह से मैं अपने बिजनेस को जो है वो सही डगर पर ले आऊँ, या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करे मेरा कैश। तो ये तमाम चीज़ें जो भी फंड से रिलेटेड हों, जो भी कैश से रिलेटेड हों, जो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज या इनफ्लोज से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लान्स को प्रोवाइड रिकमेंड करती हैं। तो एमसीक्यूज आपका कभी भी आए, ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हीं 4 पॉइंट्स में से दे। अगर आपको फंड से रिलेटेड आ जाए कोई भी ऑप्शन है, ऑप्शन बी कैश रिलेटेड आ जाए, ऑप्शन सी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड आ जाए, ऑप्शन डी आ जाए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो फिर आपने ऑल पे ही जाना है। फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड शॉर्ट टर्म बेसिस फॉर बजटिंग। मार्क कीजिए इस लाइन को कि शॉर्ट टर्म बजटिंग के लिए बेसिकली फाइनेंशियल प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा रिकमेंड किया जाता है। और फाइनेंशियल प्लान बेसिकली जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन कर देता है कि किस तरह से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के साथ उसको चलना है, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करके चलना है, यानी कि जो भी कर्जे वगैरह हैं उनके थ्रू बेसिकली जो भी आपने कर्जे वगैरह लिए हैं उनको किस तरह से मेंटेन करके चलना है। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी अबाउट टू मेंटेन लिक्विडिटी। ये लाइन भी आप हूबहू ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको कही है। उसके अलावा आप ले सकते हो कि फाइनेंशियल प्लान प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म बजटिंग। इसके बाद फाइनेंशियल प्लान जो है विल बी नीड 3 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल डेटा। ये हाईलाइट कीजिए कि फाइनेंशियल प्लान हमेशा 3 ईयर्स के लिए प्रोजेक्टेड फाइनेंस डेटा फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टर्स को भी निशानदेही करता है। एमसीक्यूज है ये। अब ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजटिंग क्या चीज़ को फोकस करती है? ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजटिंग के अंदर बेसिकली बिफोर डेवलपिंग द प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो उससे पहले एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रिपेयर करता है अपना कैपिटल बजट। हाईलाइट कीजिए, एमसीक्यूज है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर एंटरप्रेन्योर एक सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर मतलब कि वो खुद ही फायदा और खुद ही नुकसान को इंजॉय करने वाला है, उसको कोई रोक टोक करने वाला कोई इसका पार्टनर नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है बजटिंग डिसीजन का, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप है तो फिर जो भी एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं या फिर इनिशियल बजटिंग प्रोसेस जो होता है बीइंग विद वन ऑफ दीज इंडिविजुअल, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी आपका पार्टनर होगा उसके साथ डिस्कस किया जाएगा बजट को। और अगर थर्ड वन है कि फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ बजट विल अल्टीमेटली रेस्ट विद द ओनर और एंटरप्रेन्योर, यानी कि फिर जो भी ओनर वगैरह है वो ही अपने बजट को फिर रियलाइज करेगा। तो इन शॉर्ट अगर कैपिटल इन द माइंड रखने हैं पॉइंट्स आपने, क्या पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजट के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो आपने फौरन से बता देना कि सोल प्रोवाइडर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा बजटिंग के लिए, पार्टनरशिप के अंदर जो एम्प्लॉयज या कोई पार्टनर है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके बजटिंग डिसीजंस के लिए। फाइनली अगर बजट आपका अल्टीमेटली रेस्ट की तरफ जा रहा है तो ओनर बेसिकली और एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो फोकस करेगा बजटिंग के ऊपर। अच्छा जी, इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट द एंटरप्रेन्योर फर्स्ट डेवलप अ सेल्स बजट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि जब भी हम इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते थे, तो सबसे पहले हम उसमें सेल ही लिखते हैं। ठीक है, सेल्स में लेस होता था सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो उसमें से हमारे पास नेट सेल्स निकल कर आता था। तो जब भी यहाँ पर वही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो फर्स्ट वेरिएबल आपका सेल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि द एंटरप्रेन्योर फर्स्ट डेवलप अ सेल्स बजट, उसी से नहीं मिलता जुलता उन्होंने निशानदेही के तौर पर सेल्स बजट लिया गया है। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बजट पर आती हूँ। दिस बजट बेसिकली प्रोवाइड अ बेसिक प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज
फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, यानी कि जो चीज़ें आपने बना दी हैं, प्रोड्यूस कर दी हैं, उन पर कितना बजट बैठ रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बजट है। ए वेल इनफ है, इतना ही लाइन आपने लेना है। पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी पॉइंट नंबर 4 कि ऑपरेटिंग बजट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एज अ प्रो फ्रोमा इनकम स्टेटमेंट ओनली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स। आपको पता चलती है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है, तो ऑपरेटिंग बजट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बताने के लिए कि अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली जो आपका है वो कितना है, उसकी अमाउंट एक्चुअल कितनी है, तो इसलिए ऑपरेटिंग बजट जो है वो इंडिकेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग बजट इसीलिए इंडिकेट किया जाता है। और ये एमसीक्यूज भी आता है कि वो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिफ्लेक्ट करे, वो ऑपरेटिंग बजट है। ऑपरेटिंग बजट बेसिकली फोकस ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रेंट, यूटिलिटी, सैलरीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये वो खर्चे हैं जो फिक्स हैं हर महीने के महीने। एमसीक्यूज है, मार्क कर लीजिए। एंटरप्रेन्योर वी नीड टू कैलकुलेट वेरिएबल एक्सपेंसेस विच में चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ, यानी कि ऐसे खर्चे जो हर महीने कभी ज़्यादा कभी कम होने वेरी कर रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर को वो भी चाहिए कि वो कैलकुलेट करे। जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, कभी एडवर्टाइजिंग उसको महंगी पड़ गई, कभी सस्ती पड़ गई, उसके सेलिंग उसके खर्चे हैं। चीज़ें अगर कोई सेल हो रही है उसके भी खर्चे हैं बेसिकली सेलिंग एक्सपेंस, जैसे कि कैरेज अगर आ गया है, कैरेज आउटवर्ड हो गया है, कैरेज इनवर्ड हो गया है, ये सारी चीज़ें आएंगी। कैपिटल बजट आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। अंदर का कोई भी वर्डिंग लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। कैपिटल बजट हमेशा इंडिकेट करता है बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग, यानी कि मॉनिटर करना, चेक करना कि अब तक जो भी प्रोविजंस लिए गए हैं वो ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इन केस अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजट के बारे में क्या नो हाउ है, तो आपने ये मार्क करना है कि बिफोर प्रिपेयरिंग अ इनकम स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योर हमेशा जो है वो कैपिटल बजट इंडिकेट करेगा। सेकंड, इन प्रिपरेशन ऑफ द प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर करेगा सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बजट को देखते हैं, फिर ऑपरेटिंग बजट को, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैपिटल बजट इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। ये वो सारे पॉइंट्स हैं। अगर ऑपरेटिंग और कैपिटल बजट के हवाले से कोई भी सवाल आता है तो आपने यही हेडिंग्स पूरी पॉइंट बाय पॉइंट देकर आनी है, और इसके अंदर जो भी सब पॉइंट्स हैं, वो जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वही आपके एमसीक्यूज के लिए वैलिड ना है, अदरवाइज ये सब लीव होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुआ है ये चैप्टर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।